नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शुक्ला अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। मैं आज हिंदी वर्णमाला के द्वितीय पाठ के साथ में मैं व्यंजन के साथ में आपके समक्ष हाजिर हूं। मित्रों, मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगे कि अग्रिम जितनी भी परीक्षाएं हैं जहां पर व्यंजन से संबंधित या हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नोत्तरी या प्रश्न आने वाले हैं, वहां पर आपको कम से कम 2 से लेकर 3 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाएंगे, इस बात का मैं आपसे दावा कर सकता हूं। मित्रों, हम सभी आजकल के भविष्य में चलने वाले एक राही की तरह हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर से रह जाने वाले मित्रों को समस्त प्रकरणों से गुजरना होता है। आइए हम सभी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अपने पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। मित्रों, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना किया जा सके व्यंजन कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां पर स्वर की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाए वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। एक प्रश्न आता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मैंने वो भी आपको बता दिया है कि व्यंजनों की संख्या मूलतः 33 होती है। अगर इसमें द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजनों को सम्मिलित कर दें या मिला लें तो 35 हो जाती है, लेकिन वो आप तभी वहां पर लिखेंगे जब प्रश्न में यह निहित हो कि द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन के साथ में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। वो आप ऑप्शन के आधार पर लगाएंगे। जब हम प्रश्नोत्तरी करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। मूलतः अगर देखें तो व्यंजन के प्रकार की बात करते हैं तो मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन होते हैं जो आपके स्पर्श व्यंजनों के साथ में इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जो कि 25 होती हैं, 5 वर्ग के समस्त होते हैं। अब ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं? परिभाषा अगर आप ध्यान दें तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष या हम स्वर तंत्रियों को स्पर्श करते हुए अगर निकले तो वह हमारे स्पर्श जो है व्यंजन कहलाते हैं। ये आपके 5 पंचवर्गीय होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। छात्रों, अगर हम बात करें तो इनकी संख्या भी पूछी जाती है, तो इनकी संख्या 25 होती है। आगे बढ़ें तो आगे बात करते हैं हम अंतःस्थ व्यंजनों की। अंतःस्थ व्यंजन आखिर होते क्या हैं? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। अर्थात अगर हम स्वर तंत्रियों के माध्यम से बात करें तो ये 4 प्रकार से होते हैं। मैं अलग अलग आपको बताऊं। जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि अंतःस्थ, एक वर्ण से ही आपको हो जाता है कि तटस्थ जो है आप जिन वर्णों का उच्चारण कर सकें। इनमें भी प्रकार होंगे जो हम आगे चर्चा करेंगे। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु है वो मुख से किसी स्थान विशेष से घर्षण करे या रगड़ खाकर निकले, वे जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म में से आपको पता है कि गर्म होता है। निश्वास जब आपकी गर्म निकले तब जाकर के वो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब प्रयोगात्मक रूप से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये वर्ण होते हैं श, श, सा और हा। अब बात करें चतुर्थम अंतिम की, जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या बनती है कि एक अर्ध व्यंजन तथा एक पूर्ण व्यंजन अथवा स्वर रहित व्यंजन तथा स्वर रहित व्यंजन के मेल से संयुक्ताक्षर बनता है। इनको संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 मानी गई है: छ, त्र, ज्ञ और श। आइए मित्रों, हम सभी इन्हीं के सापेक्ष
होने वाले वर्गीय प्रक्रम की भी बात करते हैं। मैंने ये विशेष बनाया है कि आप इसके सहायता से आपको पीडीएफ जो है ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी, उसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से ये जो है जान पाएंगे, जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि किस वर्ग में कौन सा घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार से होता है इसका जो है वर्गीय प्रक्रम में, और आसानी से आप जान पाएंगे। देखें तो पंचवर्गीय में क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का क्रमानुसार वर्णन किया गया है इस पीडीएफ के द्वारा। जहां पर अगर आप देखें तो जो क वर्ग या चा वर्ग सभी वर्ग के जो प्रथम वर्ण होते हैं, समस्त वर्ग के पंचम वर्ण के जितने भी आपके प्रथम वर्ग होते हैं वो अघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। द्वितीय जो होते हैं, द्वितीय वर्ण जितने भी 5 वर्गों के द्वितीय वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं। तृतीय वर्ण देखें तो वो क्या होते हैं, सघोष, सघोष कहें या घोष कहें, सा मिस होता है सहित घोष, मतलब कि सघोष हूं, और वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं जो तृतीय वर्ण होते हैं, चाहे गा हो गया, जा हो गया, डा हो गया, दा हो गया, बा हो गया। इसी के साथ में अगर चतुर्थ वर्ण की चर्चा करें तो ये सघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं, जैसे कि घा हो गया, झा हो गया, ढा हो गया, धा हो गया और भा हो गया। इसी के साथ पंचम वर्ण अगर देखें तो पंचम वर्ण की 3 जो है विशेषता होती हैं। एक तो ये नासिक के होते हैं, सघोष होते हैं और ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें अग्रिम तो इनको पंचम वर्ण या पंचमाक्षर के नाम से भी इनको जाना जाता है। आइए मित्रों आगे चलते हैं कि और कितने प्रकार से हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो इस प्रक्रम के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा गया है कि काकल्य वर्ण कौन सा होता है, तो काकल्य वर्ण आपका हा होता है। ये उच्चारण स्थान के आधार पर आपका जो है वर्गीकरण किया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सूत्र बनता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, जो कि आपका पाणिनि के अष्टाध्यायी से निर्मित होता है, और वहां पर आपको पता चलता है जो हा है वो काकल्य है। काकल्य का अर्थ होता है कंठ, हा जो है कंठ से उच्चारित है। यहीं पर कंठ अकुह मतलब कि छोटा आ और का वर्ग जितना जैसे आगे लिखा हुआ है कंठ, का खा गा घा अंगा, ठीक है, और विसर्ग ये सभी कंठ से ही उच्चारित होते हैं। तालव्य में अगर बात करें तो ये चा वर्ग जितना भी आपका पूरा होता है, और इसमें एक सूत्र बनता है इचु यशानाम तालु कि जो है आपका जो चा वर्ग होता है, और इसमें अगर आप बात करें तो जो चा वर्ग होता है और या और शा ये तालव्य से उच्चारित होते हैं। मूर्धन्य की बात करें तो टा वर्ग पूरा, ठीक है, और शा जिसको आप मूर्धन्य शा बोलते हैं उसका भी उच्चारण किया जाता है। वत्सर्य, वत्सर्य में आने वाले जितने भी शब्द होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अगर आप यूपी पीसीएस में उठाकर देखेंगे तो ये 2 बार आया हुआ प्रश्न है कि वत्सर्य निम्नलिखित में से वत्सर्य वर्ण कौन से हैं, तो यहाँ पर ना, ला, रा, सा ये वत्सर्य वर्ण कहलाते हैं। दंत वर्ण क्या कहलाता है, लिट्टू लसानम दंता सूत्र होता है, वहां से आप दंत वर्ण जो है जान पाते हैं कि कौन से दंत वर्ण होते हैं। दंत में ता वर्ग आपका पूरा आ जाता है। ओष्ठ उपवे मध्यमानी नाम ओष्ठा से आपका एक सूत्र बनता है, जहां पर आप पा वर्ग में ओष्ठ पा फा बा और भा ये आपके ओष्ठ से उच्चारित हो जाते हैं। हालांकि मैं ये सूत्र जो बता रहा हूं ये संस्कृत वर्णमाला से संबंधित है, लेकिन ये यहाँ पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है संस्कृत ही जो है हमारी हिंदी भाषा की जननी है। अगर बात करें दंतोष्ठ, वा और फा दंत और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होते हैं वाले वर्ण हैं। और लास्ट और अंतिम ये भी बहुत ही विशिष्ट प्रश्न है। इन प्रश्नों से मैंने पिछली बार जो एक वीडियो का एग्जाम देखा था वहां पर एक प्रश्न यहाँ से उठा था कि दव्योष्ठ वर्ण कौन से होते हैं या दव्योष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं, जहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे पा, फा, बा, था और मा, ये सभी दव्योष्ठ वर्ण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि उच्चारण। अब आपको पता होगा कि प्रयत्न या उच्चारण करना, जिस प्रकार हम उच्चारण करते हैं स्वरतंत्रियों के जिन माध्यमों से हम उच्चारण करते हैं वो प्रयत्न कहलाते हैं। कि तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। अब अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हम
वर्णों का जो है व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। इसमें आप स्पर्श देखें तो स्पर्श जब हमारा जो वायु है, हमारी जो वायु है वो समस्त स्वर तंत्रियों के साथ घर्षण करे तो हमारे स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। जैसे का हो गया, का, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, झ, टा, था और दा और धावर्ण, पावर, भावर्ण, बावर्ण और भावर्ण, ये सभी स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण वे होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे समस्त स्वर तंत्रियों का आपस में संलयित होकर इनका उच्चारण किया जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। संघर्षी वर्ण वे कि जब हमारा घर्षण इस प्रकार हमारी स्वर तंत्रियों का वायु के द्वारा हो कि ऊष्मा संलयित होने लगे, वहां पर संघर्षी आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु जीभ के बगल से निकले वे पार्श्विक कहलाते हैं। बहुत ही यूपी टेट और पीआरटी का बहुत ही माना जाना क्वेश्चन माना जाता है ये। और आप जो हिंदी के 2 ही 3 ऐसे व्यंजन के वर्ण होंगे जहां पर आपको फंसा देता है, विशिष्ट पूछता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं पार्श्विक व्यंजन और लुंठित व्यंजन। आखिर लुंठित व्यंजन को प्रकंपित व्यंजन भी के नाम से जाना जाता है। और इन्हें कैसे आप जानेंगे तो उनकी परिभाषा बनती है कि जीभ मुख के ऊपरी भाग को जब स्पर्श करके नीचे की ओर लुढ़क जाती है अथवा उच्चारण में जीभ में अधिक कंपन होता है तो वे लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं उक्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। उक्षिप्त व्यंजन कई नामों से जाना जाता है कि उक्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, द्विगुणित व्यंजन कौन से होते हैं, और एक नाम और जाना जाता है ताड़न जात व्यंजन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब इनकी परिभाषा अगर बात करें तो ऐसे वर्ण जो अपने मूल रूप को ढक लें तथा उच्चारण में भिन्न हो जाएं तो वे उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ड और ढ। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम अनुनासिक व्यंजनों को पंचमाक्षर व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे कि हम बात करें तो ये जो है संस्कृत में अपने वर्ग के वर्ण के साथ ही अनुनासिक पंचमाक्षर का प्रयोग होता है, जैसे कंठ, दंभ आदि, किंतु हिंदी में प्राय इस नियम का पालन नहीं किया जाता और अनुस्वार का प्रयोग इसी के चलते बढ़ जाता है। तो संस्कृत के बहुत ही माने जाने हैं, लेकिन अगर हिंदी में प्रयोग देखें तो यहाँ पर इनके बजाय अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बढ़ जो है रहा है। आज के हमारे जो आधुनिक हिंदी है वहाँ से अगर बात करें हम, एक बहुत ही अच्छी चीज जहां से आप लेते हैं कि ये या और वा क्या है। या और वा की अगर बात करें तो ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वह ध्वनि जो कभी स्वर हो या कभी व्यंजन, इसलिए ये इनको जो है हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। अब आइए बात करते हैं उच्चारण जो है बाह्य प्रयत्नों के आधार पर। अब बाह्य प्रयत्नों की अभी हमने इससे पहले बात की जो है अभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में, अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर बात करते हैं। अब बाह्य प्रयत्नों में अगर प्रथम 2 को देखें तो आप इनको अघोष और घोष का भी कह सकते हैं, या एक प्रक्रम आप कहीं पर और देखते हैं। अगर आप डीएलएड में क्वेश्चन लिखने जाते हैं तो वहाँ पर आप, या ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर आपको डिस्क्राइब करके लिखना होता है, तो वहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि घोषत्व के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण कर सकते हैं आप। अगर इसमें देखें तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये वे वर्ण होते हैं जो स्वर तंत्र में श्वास का कंपन, जैसे कि स्वर तंत्रियों में जो श्वास का कंपन होता है वो घोष कहलाता है। अब घोषत्व के आधार पर वर्णों का जो मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक अघोष वर्ण और एक घोष वर्ण कहलाते हैं। अब अघोष क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में श्वास का कंपन ना हो, मतलब जिसमें श्वास का कोई कंपन ना हो, वे हमारे अघोष कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ण होते हैं। इनके साथ में अगर हम बात करें तो वे जो है जो ऊष्म वर्ण होते हैं, शा और शा और हा, मतलब कि तालव्य शा और मूर्धन्य शा
और हा, ये तीनों भी अघोष वर्ण के साथ में आते हैं। अगर सघोष की बात करें या घोष की बात करें तो ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में श्वास का कंपन हो। अघोष में कंपन नहीं होता है और घोष में कंपन होता है। ये प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण इसमें आते हैं। और सघोष में एक मैं और आपको बात बताऊं कि सघोष वर्ण में सभी स्वरों का भी मिलना होता है, मतलब कि जितने भी आपके स्वर हैं वो भी सघोष के ही अंतर्गत आते हैं। और इसमें अंतःस्थ व्यंजन भी आ जाते हैं, जैसे या, रा, ला, वा। और ऊष्म वर्ण का चतुर्थ वर्ण जो हा होता है वो भी आपका घोष वर्णों में सम्मिलित हो जाता है। अगर आगे बात करें कि अल्प प्राण और महाप्राण ये क्या होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण की अगर हम बात करते हैं तो ये इनको हम एक नाम और से जानते हैं कि प्राणत्व के आधार पर या वायुत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये जो है जब मुख द्वार से वायु की मात्रा कम निकलती है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से श्वास कम निसारित हो या कम निकले तो वे अल्प प्राण कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण तथा पंचम वर्ण कहलाते हैं। इनके साथ में अंतःस्थ व्यंजन भी सम्मिलित होते हैं। महाप्राण की बात करें तो महाप्राण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास अधिक निसारित हो, मतलब कि अधिक श्वास निकले, वे जो है महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का द्वितीय वर्ण तथा चतुर्थ वर्ण तथा इसमें ऊष्म वर्ण भी आते हैं। ऊष्म वर्णों में शा, तालव्य शा, मूर्धन्य शा, दंती सा और आपका काकल्य हा भी इसमें सम्मिलित होता है। अगर हम आगे बात करें तो इसका अंतिम स्वरूप आता है पेशीय तनाव के आधार पर। पेशीय का मतलब है आपके समस्त स्वतंत्रियों पर जो पेशीय अनुबंधन होता है उनके आधार पर दो प्रकार से वर्णन किया गया है, एक कठोर और एक शिथिल। कठोर का मतलब होता है वर्णन करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमें कठोरतम प्रयास करने पड़े तो वे हमारे पेशी तनाव के अंतर्गत आ जाते हैं। इनमें कौन से वर्ण आते हैं, हमने अभी पढ़ा था अघोष वर्ण और महाप्राण वर्ण। जो अघोष वर्ण होते हैं और जो महाप्राण व्यंजन होते हैं वे कठोर के अंतर्गत आते हैं, और जो घोष होते हैं और जो अल्प प्राण होते हैं वे शिथिल वर्णों के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, आप कमेंट करें और लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट जबरदस्त लगा हो। आप सभी अध्ययन गैलेक्सी से लगातार जुड़े रहें, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को PDF मिल जाएगी इस हमारे वीडियो की, और बहुत जल्द ही मैं अगले एपिसोड में वर्णों जो है आपका यहाँ पर समाप्त हो चुका है, और इसके बाद में अगला प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।